फ्रेंड्स, आज मैं सालेम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो सालेम डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह अभी हाल ही में 12 मई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें पेपर को 25% PRQ कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो पहला जो प्रश्न पूछे गए हैं, वेयर इज रेलवे बोर्ड सिचुएटेड, यानी रेलवे बोर्ड कहाँ पर सिचुएटेड है, अवस्थित है। तो यहाँ पर बात करें तो रेलवे बोर्ड जो है वह नई दिल्ली के अंतर्गत सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। सेकेंड प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, सेकेंड प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्यूमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, ये कौन सा होगा यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर हम बात करें अगर कि दो पार्टियों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अगर होता है तो इसे हम एज अ एग्रीमेंट के तौर पर यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्रीमेंट यहाँ पर देखा जाए तो इन्फोर्सेबल जो होता है वो लॉ के माध्यम से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेंडर यहाँ पर क्या होता है। तो टेंडर ऐसा बिड का जो प्रोसेस होता है जिसमें जो कोई पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर या फर्म्स जो होता है वह अपने किसी काम के रिगार्डिंग या कोई मटेरियल सप्लाई हो, इसके एक्सिक्यूशन के रिगार्डिंग वो अपना बिड जारी करता है, जिसमें प्राइवेट पार्टीज़ को इनमें बिड के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशन रखा जाता है और साथ ही साथ उसमें कुछ टाइम फ्रेम भी रखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनको EMD जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वगैरह होते हैं, साथ ही साथ जिसमें परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम टेंडर प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। तो इसमें आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट इन अ पार्ट ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्मली रेलवे कॉन्ट्रैक्ट का भाग नहीं होता है। तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में जो मेनली हमारा होता है वो अर्नेस्ट डिपॉजिट, जिसे हम EMD के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी शामिल किया जाता है, लेकिन जबकि जो कॉशन डिपॉजिट होता है या रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ग्लू पैड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन अ नॉन AC रिजर्व्ड कोच पैसेंजर कंपार्टमेंट फॉर रेडेंट कंट्रोल इन कोचेज, यानी कोचेज के अंतर्गत जो रेडेंट कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए हम जो ग्लू पैड्स का उपयोग करते हैं, तो इसमें नंबर पूछा गया है कितने नंबर्स में ग्लू पैड्स का प्रयोग हम यहाँ पर कोचेज का टाइप दिया गया कि नॉन AC रिजर्व कोचेज के अंतर्गत अगर हमें रेडेंट कंट्रोल करना होगा अगर, तो कितने नंबर्स में हम ग्लू पैड्स का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर AC फर्स्ट की अगर बात करें हम, तो AC फर्स्ट में केबिन बाय केबिन या अगर कूप बोला जाए तो कूप बाय कूप यहाँ पर हमारा एक एक की संख्या में यहाँ पर ग्लू पैड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कोई अटेंडेंस उसके साथ अगर हो तो अटेंडेंस क्यूबिकल्स में भी यहाँ पर वहाँ मौजूद होते हैं हमारा ग्लू पैड्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स होते हैं वहाँ पर भी एक एक की संख्या में यहाँ पर ग्लू पैड्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो हम बात करें अदर जो
थर्ड एसी या सेकेंड एसी जो होते हैं हमारे, वहाँ पर भी हमारा जो नंबर्स मौजूद होते हैं वह 4 नंबर्स में हमारा ग्लू पैड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स के नियर में यहाँ पर हमारा एक की संख्या में ग्लू पैड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए पेंट्री कार का, तो पेंट्री कार में 6 की संख्या में ग्लू पैड्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछा गया था वो नॉन एसी, तो नॉन एसी जो रिजर्व कोचेज होते हैं इसमें 4 की नंबर्स में यहाँ पर ग्लू पैड्स अवेलेबल होते हैं, जिसका प्रयोग हम कोचेज में रेडेंट कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पर हम सारे कोचेज के टाइप्स के अनुसार यहाँ पर ग्लू पैड्स का नंबर बता दिए गए हैं। अगर अलग अलग एग्जाम के अंतर्गत आपसे अलग अलग कोचेज के मेंशन करके यहाँ पर ग्लू पैड्स का नंबर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 4 की संख्या में यहाँ पर नॉन एसी रिजर्व कोचेज में ग्लू पैड्स का प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 600 मीटर वाइल रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई एक ट्रेन जिसका लंबाई 600 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म जिसका लंबाई 600 मीटर है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगा अगर वह जो ट्रेन है वह 108 किलोमीटर की रफ्तार से वह रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वह स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ट्रेन का लेंथ है वो 600 किलोमीटर है, 600 मीटर है और प्लेटफॉर्म हमारा 600 मीटर है। तो यहाँ पर जब भी हम अगर निकालते हैं, अगर टाइम यहाँ पर निकालें तो टोटल हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर टाइम टेकन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल जो हमारा लेंथ होगा वो 600 तो खुद का ट्रेन का लेंथ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारा 600 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो स्पीड जो हमारा होगा निकल कर आएगा जो वो 108 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया गया है। इसको हम मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा 40 सेकेंड निकल कर आएगा, जो हमारा ट्रेन को प्लेटफॉर्म को यहाँ पर क्रॉस करने में टाइम यहाँ पर लेंगे 40 सेकेंड का। यहाँ पर जो वो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रॉम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर वाले सम चतुर्भुज यानी रोम्बस का यहाँ पर पेरीमीटर यानी परिमाप यहाँ पर पूछा गया है। तो रोम्बस यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से हमारा रोम्बस बनता है। इसका जो प्रत्येक साइड दिया गया वो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हमसे पेरीमीटर पूछा गया है। रोम्बस का जो हमारा पेरीमीटर होता है वह 4 इंटू इड्ज यानी इसका किनारा होता है। तो 4 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 60 निकल कर आएगा, वही इसका यहाँ पर पेरीमीटर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द एरिया डेट अ काउ टिलेड एट द सेंटर ऑफ मिडो विथ अ रोप लेंथ ऑफ 10 मीटर्स कैन ग्रेज, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि एक गाय है जिसको रोप के माध्यम से एक घास के मैदान में बांधा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसको टिल्ड एट द सेंटर ऑफ मेडो, जो घास के मैदान के सेंटर में गाय को यहाँ पर रखा गया है और 10 मीटर की लेंथ जो उसके वायर रोप का है उसके माध्यम से वह ग्रेज करता है घास के मैदान को। तो टोटल वह कितने घास को एरिया को कवर करेगा, चर लेगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एज ए सर्किल के फॉर्म में यहाँ पर ग्रेज का ग्राउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जिसके सेंटर में यहाँ पर काउ स्टैंड है यहाँ पर, और रोप का लेंथ जो दिया गया है वो 10 मीटर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा है कि टोटल जो सरफेस यहाँ पर सर्किल के जो है कितने यहाँ पर मीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। चूँकि हम जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है वह πr² होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा
आर का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर जो होगा, जो दिया गया है यहाँ पर ऑलरेडी, तो 10 का यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 314.28 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जो गाय के द्वारा इस एरिया को यहाँ पर कम्प्लीटली ग्रेज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो यूनिट यहाँ पर निकल कर आएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन से आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बी ऑप्शन में केवल और केवल मीटर दिया गया है। एरिया का यहाँ पर यूनिट मीटर स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मच इज एन ICF कोच शॉर्टर देन अ LHB कोचेज। एक LHB कोच के मुकाबले में ICF कोच कितना छोटा होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो ICF का जो लेंथ अवर बफर जो होता है वह 22,297 mm होता है, जबकि LHB की अगर बात करें लेंथ अवर कपलर का, तो यह 24,000 mm होता है। यहाँ पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका अप्रॉक्स 1.7 मीटर आपका डिफरेंस निकल कर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, द पर्पस ऑफ WSP इन LHB कोच इज टू प्रिवेंट। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो LHB कोचों में जो हमारा WSP लगा होता है, इसका क्या पर्पस है, किसको प्रिवेंट करने के लिए ये लगा होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो WSP जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि LHB कोचेज का एक पार्ट्स है। जब भी हम कोई ब्रेकिंग वगैरह करते हैं तो इस दौरान हमारा जो चक्का स्किड ना कर सके, इस पर्पस को देखते हुए हमारा WSP डिवाइस लगा होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच कंपोनेंट्स इन LHB कोच ब्रिंग्स BP प्रेशर टू 0 ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। यहाँ पर पूछा गया कि LHB कोच में कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, जब भी हम इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो उस दौरान BP प्रेशर हमारा 0 तक लाने का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई LHB कोचों में जब भी इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो इस दौरान हमारा BP प्रेशर जो होता है वह 5 kg से हमारा 0 तक आता है। तो इस दौरान जो हमारा प्रेशर अचानक से कम करने का काम और पूरी रेक में ब्रेक लगाने का जो काम हमारा करता है, वो हमारा ब्रेक एक्सीलेटर डिवाइस करता है, जो कि एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस के तौर पर इसे हम जानते हैं, और यह मेनली हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेक एक्सीलेटर। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पैसेंजर कंप्लेंट्स आर ब्रॉट अंडर द सिंगल प्लेटफॉर्म नेम्ड एज। यानी जो पैसेंजर का जो कंप्लेंट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म का लाया गया है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है रेल मदद ऐप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेल मदद ऐप के माध्यम से पैसेंजर्स अपना ग्रीवेंसेस या जो अपना कोई समस्या वहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अवेलेबल इन द बडी बोगी कनेक्शन बिटवीन कोच बडी एंड ब्लस्टर इन LHB कोचेज। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे बडी बोगी कनेक्शन के बीच में, जब हम LHB कोच में जब भी हम कोच बडी और ब्लस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब भी हमारा बॉडी बोगी कनेक्शन LHB कोचों में किया जाता है तो इस दौरान सबसे पहले हमारा डिस्क स्प्रिंग इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्क स्प्रिंग। सेकेंड कंपोनेंट्स की बात करें हम तो हेमिंग स्फेरिकल बॉल हो जाएगा। थर्ड अगर बात करें तो स्विंगिंग लिंक पिन यहाँ पर हो जाएगा, और फोर्थ यहाँ पर लिंक पिन हो जाएगा।
तो ये चारों कंपोनेंट्स यहाँ पर जब भी हम बोगी बॉडी कनेक्शन होता है तो 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हेमी स्फेरिकल बॉल यहाँ पर दिया गया है, स्विंगिंग लिंक पिन दिया गया है, 4th ऑप्शन में लिंक पिन दिया गया, लेकिन एंटी रोल बार कहीं भी अवेलेबल नहीं होते हैं इन दोनों के कनेक्शन के बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा नॉट अवेलेबल के केस में, जो कि हमारा एंटी रोल बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाल्ब इज नॉट एसोसिएटेड विथ ईयर सस्पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्ब ईयर सस्पेंशन के साथ संबंध नहीं रखता, एसोसिएटेड नहीं होता है। तो ईयर सस्पेंशन में अगर बात करें हम, तो ईयर सस्पेंशन में मेनली हमारा मेन रिजर्वायर यानी जो कि 150 लीटर्स का होता है, जिसमें हमारा NRV भी लगा होता है, जिसका काम होता है वन डायरेक्शन में प्रेशर को मूवमेंट कराना। इसके अलावा हमारा ईयर बेल्लो के पास हमारा लेबलिंग बाल्ब लगा होता है। इसके अलावा हमारा डुप्लेक्स चेक बाल्ब 2 ईयर बेल्लो जो होते हैं प्रत्येक बोगी में, उन दोनों के बीचों में यहाँ पर लगा होता है। तो लेबलिंग बाल्ब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, नॉन टर्न बाल्ब भी होता है, डुप्लेक्स चेक बाल्ब भी होता है। लेकिन डंप बाल्ब जो है, जिसे हम एंटी स्किड बाल्ब के नाम से जानते हैं, यह मेनली हमारा WSP डिवाइस का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, डंप वाल्व इन LHV कोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज। LHV कोच में जो डंप वाल्व लगा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम रैपिड डिस्चार्ज वाल्व के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे नंबर पूछा जा सकता है, तो 04 की संख्या में प्रत्येक कोचों LHV कोचों में यहाँ पर डंप वाल्व लगा होता है, जिसका काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से जो सिग्नल इनको भेजा जाता है उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम डंप वाल्व भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ DRM इंस्पेक्शन कैरिज। यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर्स की जो इंस्पेक्शन कैरिज यानी प्रशासनिक जो कैरिज होता है, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर बात करें जो इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, इसे हम RA कोड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एयर टैंक इन LHV कोच आर ऑफ कैपेसिटीज। LHV कोच में जो एयर टैंक्स लगा होता है वह मेनली 125 लीटर्स फॉर ब्रेकिंग पर्पस और 75 लीटर्स फॉर टॉयलेट पर्पस यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच कोड नंबर इंडिकेट नॉर्मल वर्किंग ऑफ WSP। यानी यहाँ पर बुलाया है निम्नलिखित में से कौन सा कोड इंडिकेट करेगा WSP के नॉर्मल वर्किंग के रिगार्डिंग। तो जब भी अगर बात करें कि WSP डिवाइस के जो माइक्रो प्रोसेसर जो मदरबोर्ड लगा होता है इंडिकेटर, वहाँ पर अगर 99 शो कर रहा है कोड, इसका मतलब है कि सारे सिस्टम हमारा परफेक्ट रूप से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे 95 के रिगार्डिंग कोड के पूछा जा सकता है। यह मेनली वोलाटाइल फॉल्ट्स को इंडिकेट करता है, जो कि प्रीवियस जो फॉल्ट्स होते हैं वह पुनः लव हो जाते हैं, जिसको आप इरेज करके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे 72 कोड्स पूछा जा सकता है, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, और 73 जो इंडिकेट करता है वह सेवरल एक्सल्स पर परमानेंट फॉल्ट्स को इंडिकेट करता है। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ER फॉर ईच ईयर स्प्रिंग। जो ईयर स्प्रिंग लगा होता है जिसमें जो हमारा AMR जो होता है मेन रिजर्वायर होता है वो हमारा 150 लीटर का होता है। इसके जो हमारा प्रत्येक बिल्लो जो हमारा कनेक्शन होता है, यहाँ से हमारा कनेक्शन निकलता है, प्रत्येक बिल्लो जो होते हैं वो हमारा 60 लीटर का हमारा होता है। वही यहाँ पर पूछा गया है कि ईयर स्प्रिंग में जो प्रत्येक एयर टैंक्स जो लगे होते हैं उनका कैपेसिटी 60 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
एक्सपेंशन ऑफ OMRS। OMRS का यहाँ पर एक्सपेंशन रूप पूछा गया है कि क्या होगा। OMRS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, चाहे कोई समस्या, कोई यहाँ पर कोई एड्रेसर लेना हो, तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग यहाँ पर रोलिंग स्टॉक का किया जाता है OMRS के माध्यम से ही। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल का यहाँ पर न्यूट्रल वैल्यू पूछा गया है। तो पीएच स्केल जो होता है वो मेनली किसी भी लिक्विड का जो हमारा एसिडिक, बेसिक्स और न्यूट्रल फॉर्म्स को यहाँ पर सेंस करने के लिए यहाँ पर पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अगर बात करें तो सोरेन के द्वारा इनको इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। यहाँ पर बात करें अगर 7 से बिलो अगर होता है पीएच का वैल्यू, तो वह मेनली एसिडिक को इंडिकेट करता है। 7 होता है वो मेनली न्यूट्रल। और अगर बात करें हम 7 से अगर अधिक अगर होता है पीएच वैल्यू, तो वह मेनली बेसिक को इंडिकेट करता है, क्षारीय रूप को। न्यूट्रल में मेनली हमारा जो वाटर वगैरह जो होते हैं वो न्यूट्रल्स पीएच वैल्यू के साथ होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीसी ऑफ ट्रेन्स इज जनरेटेड थ्रू विच पोर्टल। किस पोर्टल के माध्यम से बीपीसी ट्रेन्स के बीपीसी को जनरेट किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली जो CMM कोचिंग के लिए होते हैं, रेल केयर पोर्टल वंदे भारत के लिए, और FMM का प्रयोग फ्रेट के बीपीसी जारी करने के लिए किया जाता है। लेकिन सारे के ऊपर जो होता है, जो मॉनिटर किए जाते हैं, वह रोम्स के माध्यम से किए जाते हैं। रोम्स का अगर बात करें फुल फॉर्म का, तो रोलिंग स्टॉक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ध्यान से सुने, रोलिंग स्टॉक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत हमारा CMM, FMM, CMM हो गया सिंपली कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट, FMM हो गया फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसके अलावा बात करें अगर एक होता है वाइज, या मल्ली वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग वर्कशॉप के द्वारा यूज किए जाते हैं, यह फ्रेट के रिगार्डिंग है और यह कोचेज के यूज में लिए जाते हैं। इस साथ ही साथ जो FOIUS होता है, जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर बात करें तो ट्रेन्स की जो बीपीसी जनरेट किए जाते हैं वो मेनली रोम से यहाँ पर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हमारा CMM या FMM यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर ऑफ CC रेक्स वाइल इशूइंग द BPC। यहाँ पर जब भी BPC इशू करते हैं, इस दौरान जो हमारा क्लोज सर्किट रेक के लिए जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। CC यानी क्लोज्ड सर्किट यहाँ पर हो जाएगा। इसके अंतर्गत मेनली बात करें तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, इन रूट में 90% मिनिमम ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। इसके अलावा इन जो CC रैक की जो BPC जारी किए जाते हैं वो येलो कलर पेज के ऊपर जारी किए जाते हैं। साथ ही साथ जब बात करें वैलिडिटी का CC रैक का, तो नॉर्मली 30 + 5 डेज या 35 + 5 डेज का इसका टाइम पीरियड रखा जाता है। साथ ही साथ अगर किलोमीटर बेसिस पर अगर बात करें तो प्रत्येक रेक के केस में यह किलोमीटर जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो इस और टाइम के पीरियड के अनुसार पर रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रायल बेसिस पर किलोमीटर जो होते हैं वह इंक्रीज किए जाते हैं। तो इसका आप लेटेस्ट सर्कुलर को यहाँ पर फॉलो करते रहें किलोमीटर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा बात करें तो CC रैक के केस में 100 मैन पावर पर रेक के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बात करें प्रश्न जो पूछे गए थे वह पूछे गए थे मिनिमम परसेंटेज जब BPC इशू किए जाते क्लोज सर्किट रेक का। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी जब जारी BPC करेंगे तो 100% होना अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
हॉपर वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा हॉपर वैगन है? तो हॉपर वैगन के अंतर्गत मेनली बॉबियन और सेकेंड बात करें हम तो बोवारेन आते हैं। यह मेनली बॉटम डिस्चार्ज के साथ आते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए बोवारेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हील डिफेक्ट्स इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में प्रीडोमिनेटली जो व्हील डिफेक्ट्स पाया जाता है वह कौन सा डिफेक्ट्स पाया जाता है? वह पाया जाता है सेल थ्रेड्स के रूप में। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड्स से आप ध्यान रखें, प्रीडोमिनेटली वर्ड्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि जो प्रीडोमिनेटली जो यहाँ पर एलएचबी कोचों के ऊपर जो व्हील डिफेक्ट्स पाया जाता है वह सेल थ्रेड्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम द करेंट वर्जन ऑफ बायोटॉयलेट्स इज प्रोवाइडेड विथ। जो करेंट वर्जन जो बायोटॉयलेट्स का है वो मेनली इस स्ट्रैप्स के साथ मौजूद होते हैं। इस स्ट्रैप्स की अगर बात करें हम तो इस प्रकार से इस स्ट्रैप्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसे हम स्ट्रैप के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इफ ब्रेक इंडिकेटर शोन रेड देन ब्रेक इज सेड टू बी। अगर यहाँ पर ब्रेक इंडिकेटर अगर रेड दिखाता है तो इसका मतलब होगा कि वह गाड़ी अप्लाइड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर देयर इन एलएचबी कोचेज। एक एलएचबी कोचों के अंतर्गत नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि जानते हैं कि 2 ब्रेक सिलेंडर हमारा प्रत्येक एक्सल पर मौजूद होते हैं तो 8 की संख्या में हमारा प्रत्येक एलएचबी कोचों में ब्रेक सिलेंडर मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ब्रेक सिलेंडर का डाया का तो यह मेनली 10 इंच या 255 mm का इसका डाया होता है और 21 mm का ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्टॉक होता है। साथ ही साथ आपसे मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा जा सकता है। तो एलएचबी कोचों में जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है इसका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो ओनली 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही मैक्सिमम प्रेशर एलएचबी कोचों में होते हैं ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर एलएचबी कोचेज विथ फेल्ड और आइसोलेटेड एयर स्प्रिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एलएचबी कोचों जो कि फेल्ड और आइसोलेटेड एयर स्प्रिंग के साथ जो परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जब भी कोई एयर स्प्रिंग फेलियर करता है वेल्लो या आइसोलेटेड कंडीशन में फीवा हम यहाँ पर आए के लिए रेगुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा स्पीड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वह 60 kmph पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डैम्पर्स आर अवेलेबल इन एलएचबी कोचेज। एक एलएचबी कोचों में कितने नंबर्स में यहाँ पर डैम्पर्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। डैम्पर्स का मतलब यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर से रिलेट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसका संख्या प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। योर डैम्पर की अगर बात करें यहाँ पर तो 0-2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। और एक लास्ट अगर बात करें हम लेटरल डैम्पर जिसका प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं। टोटल हम बात करें 0-9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में यहाँ पर लेटरल डैम्पर यहाँ पर मौजूद होते हैं डैम्पर्स। अगर आपसे यहाँ पर कोचेज में पूछा जाए तो टोटल 2 बोगी लगे होते हैं तो टोटल यहाँ पर 18 की संख्या में यहाँ पर डैम्पर्स मौजूद होंगे प्रत्येक एलएचबी कोचों के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें हम अगर आपसे टाइप्स पूछा जाता है कि कितने टाइप्स यहाँ पर मौजूद होते हैं तो टोटल 4 टाइप्स के डैम्पर्स यहाँ पर प्रत्येक कोचों में मौजूद होते हैं। नंबर्स है तो 18 नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक एलएचबी कोचों में 18 की संख्या में यहाँ पर डैम्पर्स मौजूद होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर एलएचबी कोचेज विथ ब्रोकन सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग।
यहाँ पर पूछा गया है कि अगर LHB कोचों में अगर सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकन है तो उस केस में यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें स्पीड रिस्ट्रिक्शंस की कि जब सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग LHB कोचों का अगर ब्रोकन हो तो परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 3 केस यहाँ पर हम देखेंगे। एक देखेंगे अगर LHB कोचों में सेकेंडरी स्प्रिंग में हमारा ईयर स्प्रिंग लगा हो, अगर यह फेल होता है हमारा तो इस केस में हम परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो 60 kmph होता है। लेकिन जब शुरुआत में LHB कोच आया था तो उस दौरान जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में केबल और केबल कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किए जाते थे। तो सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग के केस में हम बात करें अगर जब यह ब्रोकन होता है तो इस केस में जो स्पीड लिमिट होगा वह 90 kmph हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग अगर आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होता है तो इस केस में जो स्पीड लिमिट होगा वो 95 kmph होगा। चूँकि प्रश्न में पूछा गया था केवल सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकन है तो इस केस में हमारा जो स्पीड लिमिट होगा वो 90 kmph होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द एक्सपेंशन ऑफ बाम इन रेल बाम। रेल बाम के अंतर्गत जो बाम जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है इसका एक्सपेंशन रूप क्या होगा। तो रेलवे से इंडिकेट कर रहा है बाम जो होगा वह बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर हो जाएगा। यह मेनली अर्ली बेसिस पर जो हमारा बियरिंग बॉक्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं इनकी अर्ली बेसिस पर हमारा वार्निंग इंडिकेट करते हैं। यानी जो हमारा वाम होगा वो बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर हो जाएगा। इनको मॉनिटर करके अर्ली बेसिस पर हमारा बियरिंग बॉक्स का डिफेक्ट्स को बताने का काम हमारा वाम की मदद से किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शंस फॉर वंदे भारत ट्रेन विथ 1 प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन। अगर वंदे भारत ट्रेन में प्राइमरी स्प्रिंग का जो आउटर कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकन हो तो इस केस में जो परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो हम देंगे वो कितना देंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें जो वंदे भारत ट्रेन है यहाँ पर जो बोगी का यूज किया गया है वो नॉर्मली हमारा मॉडिफाइड जो हमारा फिएट बोगी है इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा जितने भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन होंगे वह एज सेम टू सेम हमारा LHB कोचेज़ के स्पीड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो हमारा नॉर्मली जो LHB कोचों में जो हमारा प्राइमरी स्प्रिंग जो हमारा ब्रोकन केस में हम स्पीड लिमिट देते हैं वह 95 kmph देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वंदे भारत ट्रेन में भी अगर प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन होता है तो जो परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो हमारा होगा वह 95 kmph ही होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी बर्थ आर अवेलेबल इन LWACCNE कोचेज। यानी यहाँ पर कोचेज का टाइप दिया गया है कि LWACCNE टाइप्स के कोचेज में नंबर ऑफ बर्थ कितने मौजूद होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस कोच जो यहाँ पर दिया गया है कोच का कोड यह मेनली LHB इंड ऑन जनरेशन AC3 टीयर इकोनॉमिक कोचेज को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ई जो लगाया गया है वह सिंपली इकोनॉमिक कोचेज को यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है और यह CN जो लगाया गया वह सिंपली 3 टीयर कोचेज को इंडिकेट कर रहा है और AC मतलब एयर कंडीशन, W मतलब वेस्टिबुल और L से LHB कोचेज को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसमें जो नंबर ऑफ बर्थ यहाँ पर अवेलेबल होंगे वह 83 की संख्या में यहाँ पर इकोनॉमी क्लास वाले LHB 3 टीयर कोचेज में 83 नंबर्स में बर्थ अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन व्हाट कंडीशन और HABD विल इंडिकेट येलो अलर्ट फॉर अ बैगन। यानी कौन से कंडीशन में HABD जो है वह बैगन के लिए येलो अलर्ट इंडिकेट करेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली अगर बात करें हम
कि HABD जो है वह सिंपली हमारा हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसमें मेनली जो हमारा येलो अलर्ट जो जारी करेगा जब हमारा एक्सेल बॉक्स का जो टेम्परेचर है या तो 65 डिग्री से लेकर 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस तक हो, इस केस में जारी करेगा, या हमारा जो दो एक्सेल बॉक्स के बीच जो डिफरेंसेस जो हमारे टेम्परेचर का होता है वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से एबव हमारा जगह जाता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में भी हमारा येलो अलर्ट जारी करेगा। तो यहाँ पर दो सिनेरियो बनता है, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक कोच शुड नॉट बी परमिटेड टू रन व्हेन इट्स एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर रीचेज। यहाँ पर बोला गया है कि एक कोच को परमिट नहीं किया जाना चाहिए जब इसके एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर्स कितने डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड करता है। तो कोचेज के केस में अगर बात करें हम कि अगर एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर एक्सीड करता है तो इस केस में हम एफेक्टेड कोच को सर्विस से विड्रॉ कर लेंगे, आगे परमिट नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी कुछ कंडीशन है कि अगर एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर अगर अप टू 65 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो इस केस में हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगर टेम्परेचर अगर एक्सेल बॉक्स का 65 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस तक अगर होता है तो इस केस में CNW स्टाफ जो होगा वो एकम्पनी करेगा अप टू डेस्टिनेशन तक, इंक्लूडिंग एन रूट में टेम्परेचर का मेजरमेंट साथ साथ करते रहेगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं इसका आप ध्यान रखिए आप। अगर वह 80 डिग्री सेल्सियस अगर एबव एक्सीड करता है टेम्परेचर तो उस केस में हम कोचेज को विड्रॉ कर लेंगे सर्विस से। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एक्सपेंशन ऑफ IRCA का यहाँ पर एक्सपेंशन रूप पूछा गया है। तो IRCA मेनली इंडिया रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन को यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली जो हमारे रोलिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जिसके स्टैंडर्ड साइज या कंडमिंग साइज वेरियस कंपोनेंट्स के होते हैं उनके रिगार्डिंग या रूल्स को बताने का काम हमारा IRCA के माध्यम से किया जाता है। IRCA में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें अगर बात करें हम पार्ट थर्ड का तो पार्ट थर्ड मेनली वैगन के लिए है और पार्ट 4 की अगर बात करें तो यह कोचेस के लिए बताया गया है। इसके अलावा प्रत्येक पार्ट्स के अंतर्गत 4 चैप्टर रखे गए हैं IRCA के अंतर्गत, जिसमें पहले चैप्टर में डेफिनेशंस, सेकंड में वर्कशॉप रिपेयर प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जबकि चैप्टर 3 की अगर बात करें जिसमें ओपन लाइंस के अंतर्गत कैसे मेंटेनेंस किया जाए मेंटेनेंस प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बताया गया है। जबकि अगर बात करें चैप्टर 4 के अंतर्गत तो जितने भी रिजेक्शन रूल्स वगैरह है वो चैप्टर 4 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक बान इज प्रोवाइडेड विथ ICA बोगी। ICA बोगी के साथ जो ब्रेक बान प्रोवाइडेड होते हैं वो कौन सा ब्रेक बान होता है यहाँ पर ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो BBZI जिसके लिए जो कोड रखा गया है वो 86 रखा गया है और इसमें जो 2 की संख्या में ICA बोगी यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि BBZC जो है वह 4 व्हीलर ब्रेक बान होते हैं। BBCM की यहाँ पर बात करें हम तो BBCM मेनली BBCM के अंतर्गत 2 कैसनब बोगी लगे होते हैं और इसके लिए जो वैगन कोड रखा गया है वो 87 रखा गया है। जबकि BBZC के लिए वैगन कोड 85 है। तो यहाँ पर आप कोड को भी ध्यान रखें, आपसे एग्जाम के अंतर्गत वैगन कोड ब्रेक बान का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ बोगी इज फिटेड इन BBCM ब्रेक बान। ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि 2 की संख्या में यहाँ पर कैसनब बोगी मौजूद होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्लियरेंस बिटवीन
टॉगल एंड कपलर बॉडी फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग ऑफ सीबीसी इन वैगन्स ड्यूरिंग ट्रेन एग्जामिनेशन। ट्रेन एग्जामिनेशन के दौरान अगर वैगन की जो सीबीसी का जो कपलिंग अगर प्रॉपर इंश्योर करना हो तो इस दौरान जो टॉगल और कपलर बॉडी के बीच जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वह 19 mm होना चाहिए मिनिमम, ताकि इससे इंश्योर किया जा सके जो हमारा सीबीसी प्रॉपर कपलिंग है। और यह क्लियरेंस जो मेजर किया जाता है वो टॉगल और कपलर बॉडी के बीच मेजर किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मूव रोलिंग स्टॉक विथ लॉक्ड एक्सल। लॉक एक्सल के साथ अगर रोलिंग स्टॉक का मूवमेंट कराया जाता है तो इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो लॉक एक्सल के साथ मूवमेंट रोलिंग स्टॉक का जो किए जाएंगे वो व्हील स्केट के माध्यम से किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द एग्जॉस्ट रेट ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विथ सिंगल कार टेस्ट रिग। सिंगल कार टेस्ट रिग में जो हम ब्रेकिंग टेस्टिंग के दौरान जब हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, जिसमें हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो हम करते हैं इसमें ब्रेक पाइप से प्रेशर कुछ ड्रॉप करते हैं, तो इसमें पूछा गया कितने अमाउंट में करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी इनसेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें तो इस दौरान हम ब्रेक पाइप प्रेशर से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक ड्रॉप करते हैं। इस दौरान हमारा डीबी सेंस नहीं करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैंक वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक वैगन है, तो बोवारेन जो है जिसे हम हॉपर वैगन के तौर पर जानते हैं, बीएलसी कंटेनर वैगन है। इसके अलावा बात करें बॉबियन, ये भी हॉपर वैगन का पार्ट्स आते हैं, जबकि जो BTFLN जो है वह मेनली BTPN में जो हमारा जो बोगी फ्रेम जो लगा होता है, और BTFLN में हमारा फ्रेमलेस अंडर फ्रेमलेस होता है और न ही इसमें सेंटर सील मौजूद होते हैं। बाकी यह टैंक BTPN का ही पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर टैंक वैगन का जो यहाँ पर होगा वह BTFLN ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ड्रॉप इन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विथ SCTR। सिंगल कार टेस्ट रिग के साथ अगर ब्रेक पाइप प्रेशर्स में कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाना चाहिए सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान। तो सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें हम, तो इस दौरान जो प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं वह 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड के दौरान हम ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस दौरान गाड़ी में ब्रेक लगनी चाहिए, डीबी हमारा सेंस करना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, एयर प्रेशर इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिजर्वायर विल बी द रेफरेंस प्रेशर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स व्हेन BP इज ड्रॉप्ड। जब भी ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर को एप्लीकेशन ब्रेक के तौर पर एज ए रेफरेंस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस प्रेशर के तौर पर कंट्रोल रिजर्वायर प्रेशर को यहाँ पर रेफरेंस में लिया जाता है, ताकि अगर दोनों का रेफरेंस जब हम यहाँ पर क्रिएट होता है तो पूरे गाड़ी में हमारा ब्रेक लगते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा CR का जो प्रेशर होता है वो ऑलरेडी 5 kg होता है, BP प्रेशर भी हमारा 5 kg होता है। जैसे ही हम BP पाइप का प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो एज ए रेफरेंस प्रेशर जो हमारा 5 kg CR में मौजूद होता है, इनसे यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है, हमारा गाड़ी में ब्रेक डीबी सेंस करता है और गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो एज ए रेफरेंस प्रेशर हमारा कंट्रोल रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टील सीट नॉर्मली यूज इन ICF कोचेज। ICF कोच में नॉर्मली जो स्टील सीट्स का प्रयोग हम करते हैं वो कौन सा स्टील सीट्स होता है। तो इस स्टील सीट्स की अगर बात करें हम तो मेनली जो ICF कोचेज में हमारा होता है वह कॉटन स्टील का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। जिसका अगर बात करें अदर नेम का तो IRSM 41 के नाम से हम कॉटन स्टील को जानते हैं। इसमें हम बात करें अगर तो साइड वाल्व जो होता है और बॉटम, इसका थिकनेस 2 mm रखा जाता है। जबकि अगर बात करें हम रूफ का ICF कोचेज के केस में तो यह रूफ 1.6 mm का इसका रूफ का थिकनेस होता है, जिसका मटेरियल के रूप में कॉटन स्टील का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर कॉटन स्टील इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, PL नंबर असाइंड टू अ स्टॉक आइटम्स कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट्स। PL नंबर जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर फुल फॉर्म में बोला जाता है, नंबर जो कि असाइन किया गया है स्टॉक आइटम के लिए, जो कि बना होता है 8 डिजिट्स के नंबर के साथ, जिसमें पहला और दूसरा अंक इसके मेन ग्रुप को इंडिकेट करता है, थर्ड और फोर्थ डिजिट्स इसके सब ग्रुप को, और 5, 6 और 7 डिजिट्स की अगर बात करें तो यह मेनली इसके सीरियल नंबर को और जो लास्ट डिजिट्स होते हैं इसके चेक डिजिट्स को बताता है। इस प्रकार PL नंबर टोटल 8 अंकों का बना होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B 8 डिजिट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन ब्रॉड गेज कोचेज इन रूट। इन रूट में ब्रॉड गेज कोचेज के लिए जो फ्लैट टायर का लिमिटेशन रखा गया है वो कितना रखा गया है। तो कोचेज में जो लिमिट रखा गया फ्लैट टायर का वह 50 mm रखा गया है। वैगन की अगर बात करें तो वैगन के केस में यह 60 mm का फ्लैट टायर का लिमिटेशन रखा गया है। यहाँ पर कोचेज के लिए पूछे गए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 50 mm। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट आर द EKM प्रिस्क्राइब्ड फॉर अंडर गियर एग्जामिनेशन ऑफ ICF कोचेज एंड LHB कोचेज रिस्पेक्टिवली एज पर लेटेस्ट पॉलिसी सर्कुलर नंबर 47। जो RPC जो 4 लाया गया था, रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर 4, इसके अंतर्गत मेनली जो हमारा ICF कोचेज के लिए जो अंडर गियर एग्जामिनेशंस का जो टाइम फ्रेम रखा गया था वह 3500 किलोमीटर, और LHB के लिए अगर बात करें तो यह 4000 किलोमीटर्स का टाइम फ्रेम रखा गया था। साथ ही साथ 96 आवर्स का टाइम जो 4 डेज का रखा गया था कि जो भी पहले हो उस केस में इसकी वैलिडिटी पीरियड रहेगा जब अंडर गियर एग्जामिनेशंस ICF कोच के किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3500 किलोमीटर्स और 4000 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन रेक एट पिट लाइन। पिट लाइन के ऊपर पैसेंजर ट्रेन के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, टाइम पीरियड, वो कितना प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यह मेनली जब भी कोई 24 डेज कोचेज का रेक अगर जाता है तो इस दौरान जो उसके लिए टाइम फ्रेम रखा गया है एग्जामिनेशन के लिए पैसेंजर कोचेज का वह 6 आवर्स का रखा गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज W इन अ कोच ट्रांसपोर्टेशन कोड डिनोट्स। कोच के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड के अंतर्गत जो W वर्ड का हम जो प्रयोग करते हैं यह मेनली वेस्टिबल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वाई हेड ऑन जनरेशन
HOG का फुल फॉर्म हेड ऑन जनरेशन होता है, जबकि EOG का फुल फॉर्म होता है एंड ऑन जनरेशन, जिसको हम पावर कार के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि व्हाई हेड ऑन जनरेशन इज एडॉप्टेड इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में EOG को एंड ऑन जनरेशन को समाप्त करते हुए धीरे धीरे वह हेड ऑन जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्यों अपनाए जा रहे हैं? ताकि जो हमारा फ्यूल्स वगैरह का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह आ रहे हैं एंड ऑन जनरेशन के माध्यम से, इसको रिड्यूस करके जो हम हेड ऑन जनरेशन जो OHE के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं, इसी सप्लाई के माध्यम से चाहे वो एयर कंडीशंस हो या लाइटनिंग जो हम कोचेज के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम इसमें कर सके, जिससे हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारा कम होगा। इनको देखते हुए हमारा हेड ऑन जनरेशन को अडॉप्ट भारतीय रेलवे के अंतर्गत किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई ओनली बाय UST। निम्नलिखित में से कौन सा डिफेक्ट्स केवल और केवल UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो यह कौन सा यहाँ पर डिफेक्ट्स होगा? तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है हमारा UST, यह मेनली एक्सल के ऊपर अगर इंटरनल क्रैक्स हो, इनको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनल फ्लो या क्रैक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज इन ICF कोच ईयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब भी ICF कोचेज में ब्रेक रिलीज कर किया जाता है तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जाता है वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ERT यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन शुड स्टार्ट विदिन 10 मिनट्स फ्रॉम साइडर साउंड इन डे टाइम। डे टाइम्स में साइलेंट साउंड से कितने मिनट के अंदर ERT स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी सायरन बजता है तो इस दौरान से, जिसे हम टर्निंग आउट के नाम से जानते हैं, टर्निंग आउट के नाम से इसे हम जानते हैं, जिसमें ERT के लिए जो टर्निंग आउट समय दिया गया है वह 30 मिनट्स डे के अंतर्गत दिया गया है और 45 मिनट्स जो दिया गया है वह नाइट के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर डे टाइम ऑलरेडी मेंशन किया गया है, 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य है? तो मैनिपुलेटर का पर्पस है सिंपली फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ब्रेक सिस्टम ऑफ अ वैगन। वैगन के ब्रेक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस APM, जिसके माध्यम से एम्प्टी और लोडेड को सेंस किया जाता है और उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को भेजा जाता है, उसी के अनुसार हमारा ब्रेकिंग होते हैं। तो ये हमारा ब्रेक सिस्टम से रिलेट करता है। लोड सेंसिंग डिवाइस भी हमारा एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस करके ही उसी के अनुसार हमारा वर्किंग करता है। एम्प्टी लोड डिवाइस कन्वेंशनल के तौर पर हमारा लिया जाता है। इसमें मेनली जो 42.5 टन्स ग्रॉस वेट से अगर बिलो होता है तो एम्प्टी कंडीशन को, और 42.5 टन एंड एबव अगर ग्रॉस वेट होता है तो वो लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इसको देखते हुए इनके एम्प्टी लोडेड हैंडल्स को हम इसमें यूज में लेते हैं। ये तीनों के तीनों हमारा ब्रेक सिस्टम से रिलेट करता है, लेकिन टॉगल जो है वो मेनली हमारा CBC सेंटर बफर कपलर का पार्ट्स है, ये हमारा ब्रेक सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिटेड मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। मैक्सिमम अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो परमिट किए जाते हैं वह 127 mm को परमिट किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बफर प्लंजर जो यूज में लिए जाते हैं
यह कौन से मटेरियल का बना होता है, तो वह सिंपली कास्ट स्टील का बना होता है। साथ ही साथ जो बफर प्लंजर का फेस का जो डायमीटर होता है व्यास, वो 457 का mm का यूज में लिए जाते हैं। साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड, एक एंड में दो बफर्स के बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 1956 mm इसके बीच डिस्टेंसेज होते हैं। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक से अगर बात किया जाए तो 635, मिनिमम स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक 584 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द चोक साइज ऑफ PAV ऑफ ICF कोचेज। ICF कोच में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब लगा होता है वो कितने mm इसके चोक डाया होते हैं, तो PEAV की अगर बात करें पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब का, तो 8 mm ICF कोचेज में इसका चोक डाया होता है। 19 mm की अगर बात करें तो यह LHB कोचों में इसका चोक डाया होता है। यहाँ पर ICF कोचेज का पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 8 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ WRA। WRA से आप क्या समझते हैं, तो WRA सिंपली वाटर रेजिंग अपरेटस को इंडिकेट करता है, और इसके लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है WRA के लिए, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA वो 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर की अगर बात करें रिक्वायर्ड फॉर WRA तो वह 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाटर रेजिंग अपरेटस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सी क्लास ODC का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। इसमें नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस के आधार पर मेनली ODC को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। A क्लास ODC, B क्लास और C क्लास ODC में रखा जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं C क्लास के रिगार्डिंग कि C क्लास ODC सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग, C क्लास ODC का मूवमेंट कब किया जाना चाहिए, तो यह मेनली C क्लास ODC का मूवमेंट डे लाइट्स में विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो कि 25 kmph के साथ इसका मूवमेंट किया जाना चाहिए। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ वैगन नंबरिंग स्कीम इंडिकेट्स। वैगन के पहले 2 अंक जो होते हैं वह कौन से नंबरिंग को यहाँ पर स्कीम को इंडिकेट करता है, तो टोटल जो न्यू वैगन स्कीम जो लाया गया था नंबरिंग स्कीम वह 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें जो पहला फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वह वैगन के टाइप्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑर्निंग रेलवे जो है वह 3rd और 4th डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जबकि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वह 5th और 6th डिजिट्स को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वैगन कैन बी अनलोडेड इन अ टिपलर। निम्नलिखित में से कौन सा वैगन को टिपलर के माध्यम से यहाँ पर अनलोडेड किया जाता है, तो जब भी जो हमारे ओपन टाइप वैगन जो होते हैं जैसे बॉक्सन वगैरह, इनका जो अनलोडिंग किया जाता है वो टिपलर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी कोई वैगन टिपलर के माध्यम से अगर अनलोडेड किया जाता है तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी इस प्रकार के वैगन का GDR होना अनिवार्य है, क्योंकि अनलोडेड के दौरान जो टिपलर से जब भी अनलोडेड किए जाते हैं इस दौरान कुछ आइटम के डिफिशिएंट होने का यहाँ पर चांसेस होते हैं, जिसको यहाँ पर GDR के दौरान यहाँ पर देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर इज कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में सामान्यतः किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिंपली EAR टाइप्स के कपलर यहाँ पर होंगे। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम ब्रेक। प्रीमियम ब्रेक के लिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो कलर कोड होता है वह कलर कोड ग्रीन कलर का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रीमियम ब्रेक के लिए तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम 95% ब्रेक पावर
अनिवार्य होना चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ जो प्रीमियम ब्रेक के लिए जो मिनिमम मैन पावर की रिक्वायरमेंट होते हैं वो 75 मैन आवर पर रेक के लिए इसका रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रीमियम ब्रेक का जो वैलिडिटी पीरियड रखा गया है वह 12 + 5 डेज का रखा गया है, जिसमें 12 डेज तक मल्टीपल लोडिंग किया जा सकता है, जबकि 5 डेज इसके ग्रेस पीरियड के तौर पर दिया जाता है, ताकि कोई वैगन अगर लोडिंग कंडीशन में हो तो उसको अनलोड करके पुनः 20 पॉइंट्स पर एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डिड हैंड ब्रेक ऑफ अ वैगन इज यूज्ड। वैगन के हैंड ब्रेक को कब यूज में लिया जाता है? तो जब भी वैगन हमारा यार्ड में स्टेबल होता है तो इस दौरान कोई मूवमेंट ना किया जा सके, तो इसलिए यहाँ पर हैंड ब्रेक का प्रयोग जब भी हमारा वैगन यार्ड में स्टेबल हो तो हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट शुड बी द एमआर प्रेशर इन लोकोमोटिव्स के अंतर्गत जो मेन रिजर्वायर का प्रेशर होता है वह 8 to 10 kg का प्रेशर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर। एयर ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? तो जब भी ब्रेकिंग किए जाते हैं तो उस दौरान हमारा ब्रेक सिलेंडर से पिस्टन बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। जब हम गाड़ी रिलीज कर देते हैं तो पूरा हमारा जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर अवेलेबल होते हैं वह तो रिलीज हो जाता है, लेकिन जो पिस्टन है वह पुनः वापस ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत आ जाए, इसके लिए यहाँ पर रिटर्न स्प्रिंग का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है, ताकि पुनः जो हमारा पिस्टन है वो अंदर की तरफ पुश करके अंदर लाया जा सके। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील्स का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो स्टील्स का प्रयोग किए जाते हैं वह सिंपली सिलिको मैग्नीज स्टील्स का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन अ कैसना बोगी। एक कैसना बोगी में दोनों साइड से एक एक साइड फ्रेम मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स होंगे प्रत्येक बोगी के अंतर्गत वो 2 की संख्या में साइड फ्रेम मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेपर ऑन व्हील ट्रेड। व्हील ट्रेड के ऊपर जो टेपर मौजूद होते हैं वह 1/20 के रिस्पेक्ट में मौजूद होते हैं, जबकि फ्लेंज की अगर बात करें व्हील फ्लेंज के ऊपर 1/2.5 होते हैं। यहाँ पर ट्रेड के रिगार्डिंग पूछे गए थे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ साइड बैरियर्स आर प्रेजेंटली फिटेड इन कैसनप 22HS ट्रॉली। यानी यहाँ पर ट्रॉली का टाइप्स दिया गया है कि कैसनप 22HS ट्रॉली में करंट में किस प्रकार के साइड बैरियर्स मौजूद होते हैं। तो इसमें जो साइड बैरियर मौजूद होते हैं वो स्प्रिंग लोडेड कांस्टेंट कंटेक्ट टाइप साइड बैरियर्स, साथ ही साथ पॉलीयूरेथीन टाइप्स के यहाँ पर साइड बैरियर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कॉमन नॉन कंटेक्ट टाइप थर्मोमीटर्स यूज्ड इन CNW वर्क विथ। यानी जो टेम्परेचर लेने के लिए जो हम नॉन कंटेक्ट टाइप थर्मोमीटर्स का जो प्रयोग करते हैं हम CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक्सेल बॉक्स के टेम्परेचर लेने के लिए, वो कौन से रेज के ऊपर काम करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह सिंपली जो रेज इसमें प्रयोग होता है वो इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि नॉन कंटेक्ट टाइप्स के थर्मामीटर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेकर ऑफ ब्रेक सिस्टम अवेलेबल इन LHV कोचेज। LHV कोचों में जो ब्रेक सिस्टम अवेलेबल होते हैं इनको अलग अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इनमें पूछा गया कौन सा यहाँ पर मेकर नहीं अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले नॉरब्रेम से अवेलेबल होता है
एस्कॉर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, फैमिली का भी यहाँ पर ब्रेक सिस्टम हमारा अवेलेबल होता है, लेकिन राने यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट इन चेकिंग सरफेस क्रैक्स ऑफ LHB कोच व्हील डिस्क। यानी यहाँ पर LHB कोच के व्हील डिस्क के सरफेस क्रैक को देखने के लिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट मेथड होना चाहिए, निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से वो यहाँ पर पूछे गए हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर व्हील डिस्क के सरफेस क्रैक्स को यहाँ पर पूछा गया है कि सरफेस क्रैक्स को यहाँ पर चेक करना है। चूँकि हम जानते हैं कि UST टेस्ट जो किया जाता है वह इंटरनल क्रैक्स को यहाँ पर देखने के लिए किया जाता है, सरफेस क्रैक्स को नहीं देखा जा सकता है UST माध्यम से। यहाँ पर सरफेस क्रैक्स की अगर बात करें तो सरफेस क्रैक्स को सिंपली हम DPT और एडी करंट रे, जिसे हम ECA के तौर पर जानते हैं, दोनों का प्रयोग करके हम सरफेस क्रैक्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर A और B यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट इन ICF कोच इज नोन एज। यानी यहाँ पर पूछा गया कि जो ICF कोचेज में जो एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच जो डिस्टेंसेज मौजूद होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम A डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली अवेलेबल इन LHB कोचेज टॉयलेट्स। LHB कोचेज टॉयलेट्स के रूप में कॉमनली, यहाँ पर ध्यान रखिए कॉमनली वर्ड्स का प्रयोग किया गया है कि नॉट कॉमनली अवेलेबल, सामान्यतः यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बायो वैक्यूम टॉयलेट्स अवेलेबल होते हैं, प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रोनोमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर CTS समानता यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, LHB कोच इज बुक्ड टू शॉप इन बीच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल अटेंशंस। निम्नलिखित में से कौन से शेड्यूल अटेंशंस के अंतर्गत LHB कोचों को शॉप के लिए बुक किया जाता है, तो हम जिसे शॉप शेड्यूल 2 जानते हैं, इसके अंतर्गत शेड्यूल अटेंशन के लिए LHB कोचों को शॉप्स के अंतर्गत भेजा जाता है। शॉप शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो मेनली या 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर यहाँ पर शॉप शेड्यूल 2 शॉप के अंतर्गत अटेंशन के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ROH फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉक्सेन BRN बोस्ट ग्रुप्स ऑफ बैगन्स इज। यानी यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के जो बैगन्स का ग्रुप्स बताए गए हैं, इनका रूटीन ओवरहॉलिंग का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, चाहे वो बॉक्सेन BRN हो या बोस्ट हो, इनका रूटीन ओवरहॉलिंग 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए फ्रेट रेक टर्नेड आउट विथ 94% ब्रेक पावर क्वालिफाइज फॉर। यहाँ पर बोला गया कि कोई एक फ्रेट रेक है जो कि 94% ब्रेक पावर के साथ वह टर्नेट आउट हो रहा है, निकल रहा है अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, तो वह किस प्रकार का रेक होगा यहाँ पर, और किस प्रकार के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए वो एलिजिबल होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो CC रेक्स होता है, इनका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, इन रूट में 90% होता है। प्रीमियम के लिए अगर बात करें तो मिनिमम ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% ब्रेक पावर होना चाहिए, जबकि इन टू एंड की अगर बात करें हम, तो इन टू एंड रेक के केस में मिनिमम ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। चूँकि यहाँ पर 94% दिया गया था, तो 94% के केस में हमारा CC रेक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही प्रीमियम रेक के लिए। केवल और केवल एंड टू एंड रेक के लिए यह रेक एलिजिबल होगा 94% ब्रेक पावर के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वर्टिकल लेवल डिफरेंस लिमिट बिटवीन CBC ऑफ एडजेसेंट व्हीकल्स इज। CBC जो एडजेसेंट व्हीकल्स के
सीबीसी के बीच जो हमारा डिफरेंशियल लिमिट जो वर्टिकल लेवल पर, ध्यान रखिए वर्टिकल लेवल पर कितना अलाउ होता है, तो वह 75 mm तक मैक्सिमम हम वर्टिकल लेवल्स पर एडजेसेंट व्हीकल्स के बीच सीबीसी डिफरेंसेस अलाउ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, थ्रू आउट विच मेमो थेफ्ट्स डैमेजेज ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स आर जॉइंटली रिपोर्टेड। यहाँ पर बोला गया है किस मेमो के द्वारा चोरी हुए या डैमेज हुए इनकमिंग ट्रेन्स के जॉइंटली रिपोर्ट किए जाते हैं, इसमें कौन से मेमो का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें हम, जो RS-18 जो मेमो होता है, इसके अंतर्गत जो इनकमिंग ट्रेन्स होते हैं इनके थेफ्ट और डैमेज आइटम्स को यहाँ पर जॉइंटली रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा RS-1 के अंतर्गत सिंपली ओवरहॉल डिटेंशन रजिस्टर को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। साथ ही साथ RS-7 के अंतर्गत ट्रेन एग्जामिनर डायरी से रिलेटेड यहाँ पर RS-7 से है। और एक जो RS-16 जो पूछा जाता है, RS-16 जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, यह सिंपली सिक मेमो को इंडिकेट करता है। जबकि RS-17 की अगर बात करें हम, तो RS-17 सिंपली फिट मेमो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पेंट्री कार आर इक्विप्ड विथ। पेंट्री कार इक्विप्ड होता है सिंपली इलेक्ट्रिक सप्लाई और इक्विपमेंट के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, विंडोज भी है और वेब ओएस भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन गूगल क्रोम जो है वह एक सर्च इंजन है, नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लेटेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स कॉमनली बीइंग यूज्ड बाय CNW इज। CNW के द्वारा लेटेस्ट में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स समानता यूज किए जा रहे हैं वो कौन सा है, वो है DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जितने भी जो हमारे क्लास A से लेकर D तक तरह के जो फायर्स होते हैं उनको यह बुझाने में कैपेबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए DCP टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थ्रू विच मेमो ट्रैफिक इज ऑफरिंग फ्रेट रेक्स फॉर एग्जामिनेशन। किस मेमो के माध्यम से ट्रैफिक जो है वह फ्रेट रेक को एग्जामिनेशन के लिए ऑफर करता है। तो इसके लिए जो T/431 जो मेमो है, जिसके माध्यम से जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वह CNW को फ्रेट रेक के एग्जामिनेशन के लिए मेमो T/431 के माध्यम से ही देते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो T369 का अगर बात करें तो यह मेनली एडवांस अथॉरिटी जो होता है टू पास डिफेक्टिव सिग्नल्स। डिफेक्टिव सिग्नल को पास करने के लिए जो एडवांस अथॉरिटी दिए जाते हैं वह T369 के अंतर्गत अलग अलग वर्जन्स में यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द बीच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल नॉट वर्क विदाउट फीड पाइप प्रेशर इन LHB कोचेज। LHB कोचों में बिना फीड पाइप प्रेशर के निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात करें हम, फीड पाइप प्रेशर के साथ ईयर सस्पेंशन काम नहीं करेगा, ईयर सस्पेंशन। सेकेंड बात करें यहाँ पर हम, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम जो है 5 नंबर, ये भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात करें हम, साथ ही साथ जो हमारा बायो वैक्यूम्स जो टॉयलेट्स का जो प्रावधान किया गया LHB कोचों के अंतर्गत, ये भी विदाउट फीड पाइप प्रेशर के यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1, 2 और 5 ये 3 कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो विदाउट फीड पाइप प्रेशर के माध्यम से काम नहीं करेगा। इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर बी और डी में दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर पूछे गए हैं,
बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ए पेयर ऑफ ट्रेन्स विथ LHB रेक विथ अ राउंड ट्रिप EKM ऑफ 3999 किलोमीटर विल वर्क इन अ सिंगल BPC, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक LHB रेक है जो राउंड ट्रिप 3999 किलोमीटर के राउंड ट्रिप पर अगर वह रन कर रहा है सिंगल BPC के साथ, तो यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि LHB कोचों का जो राउंड ट्रिप का जो प्रावधान किया गया है वह 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स का यहाँ पर रखा गया है। जबकि अगर बात करें हम सेकेंड स्टेटमेंट के, तो ये लिंक कंसिस्ट ऑफ 40 पैसेंजर ट्रेन्स कवरिंग 826 किलोमीटर इन 4 डेज विल वर्क इन अ सिंगल BPC। जो पैसेंजर कोचेज जो 14 पैसेंजर ट्रेन्स के साथ यहाँ पर 826 किलोमीटर 4 दिन में कवर करता है, तो वह सिंगल BPC के साथ यहाँ पर कवर करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जो ICF रेक है जो एक 1 डे ये यहाँ पर 3999 किलोमीटर के साथ यहाँ पर रन करेगा। यहाँ पर कहा बताया गया 1 वे के तौर पर, यहाँ पर राउंड ट्रिप की बात नहीं किया गया है कि 1 वे ट्रिप के तौर पर यहाँ पर लिया जा सकता है ताकि अदर एंड पर उनका मेंटेनेंस किया जा सके। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर राउंड ट्रिप बता दिया गया है। राउंड ट्रिप जैसे ही मेंशन किया जाए तो ICF कोचेज के केस में जो राउंड ट्रिप होता है केवल और केवल 3500 किलोमीटर का ही होता है। इससे अगर एक्सीड करता है तो उसकी BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो सिंगल BPC के लिए बोला गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पर बात करें 4 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कटिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल नहीं है। तो कटिंग टूल की अगर बात करें हम, निबलर यहाँ पर है, ग्राइंडिंग व्हील भी है और हैंड ड्रिल भी है। ये सारे के सारे कटिंग टूल्स का पार्ट्स है, जो कि रिंच जो है वो कटिंग टूल्स का पार्ट्स नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड द ऑड ज्वाइनिंग मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से यहाँ पर ऑड ज्वाइनिंग मेथड्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर बात करें हम वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये तीनों के तीनों सेम ज्वाइनिंग मेथड्स यहाँ पर है, जबकि रिवेटिंग जो है वह अन्य तीनों के मुकाबले अलग प्रकार के ज्वाइनिंग मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीन जो ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग जो है यह परमानेंट ज्वाइनिंग मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो रिवेटिंग जो है वह परमानेंट वेल्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं Which of the following parameter need not to be recorded in an ICF coach involved in ड्रिलमेंट, ICF कोच जो कि ड्रिलमेंट में इन्वॉल्व होगा तो उसमें से कौन से पैरामीटर्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बफर हाइट को यहाँ पर मेजर किया जाता है जब भी हमारा ICF कोचेज का ड्रिलमेंट होता है। इसमें 1105 मैक्सिमम और मिनिमम 1030 यहाँ पर देखा जाता है। जबकि व्हील गेज जो है वह 1600 + 2 - 1 mm देखा जाता है। व्हील डायमीटर जो है वह 950 mm से लेकर 825 mm के बीच के रेंज का ICF के चक्कों का व्यास होना चाहिए। जबकि व्हील बेस जो होता है यह 2896 mm होता है, जिसका मेजरमेंट ड्रिलमेंट्स में इन्वॉल्व हुए ICF कोचेज का व्हील बेस का मेजरमेंट नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक इज हैविंग लीफ स्प्रिंग, निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग स्टॉक के पास लीफ स्प्रिंग मौजूद है। तो लीफ स्प्रिंग की अगर बात करें तो लीफ स्प्रिंग जो भी करंट में जो मौजूद है वह एक BBZC में हमारा लीफ स्प्रिंग मौजूद होता है। और सेकेंड में बात करें अगर तो 140 टन जो BD क्रेन्स होते हैं इसके अंतर्गत हमारा लीफ स्प्रिंग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन साउदर्न रेलवे LHB कोचेज आर वर्किंग एट अ हायर स्पीड अप टू,
यहाँ पर एलएचबी कोच साउदर्न रेलवे के अंतर्गत कितने हाई स्पीड तक कार्यरत हो सकता है? तो नॉर्मली जो हमारा एलएचबी कोचेज है वो 160 kmph तक कार्यरत हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय लोको पायलट बिफोर द ट्रेन लीव्स द फर्स्ट स्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट लोको पायलट्स के द्वारा पहले स्टेशन को छोड़ने से पहले किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई ट्रेन पहले स्टेशन से शुरुआत होता है तो उस दौरान कंटिन्यूटी टेस्ट गार्ड और ड्राइवर के माध्यम से किए जाते हैं। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी कंटिन्यूटी टेस्ट की जाती है। इसमें गार्ड के द्वारा 1 kg प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। सिमल्टेनियसली जो हमारा लोको पायलट्स होते हैं उसके अनुसार कुछ प्रेशर ड्रॉप करके दोनों के द्वारा इंश्योर किए जाते हैं कि प्रॉपर जो हमारा ब्रेक ड्रॉपिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी टेस्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बाद ही यहाँ पर स्टेशन को यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो इसको हम अगर बात करें तो ब्रेक फील्ड टेस्ट के तौर पर भी आप जान सकते हैं, ब्रेक फील्ड टेस्ट। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ENHM कंट्रैक्ट आर फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन। जो ENHM जो है वह मेनली किसके बेसिस पर यहाँ पर फाइनलाइज किया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ENHM जो सिंपली है वह इन्वायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है और यह मेनली जो है वह मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है ENHM। और यह जिसके अंतर्गत जो हमारा ENHM को लाने का जो मकसद था ताकि जो हमारा स्टेशन हो या कोचेज के अंतर्गत जो क्लीननेस की जो इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। इसको देखते हुए ENHM को 2 सितंबर 2016 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और यह जो फाइनलाइज किया गया है वह सिंपली आउटकम के बेसिस पर यहाँ पर फाइनलाइज किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी CCRS ऑपरेट्स विच मिनिस्ट्री? यहाँ पर बोला गया जो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी, जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी जो होता है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ऑपरेट्स होते हैं? तो यह मेनली जो होता है वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत यह पार्ट्स है जिसके अंतर्गत यह ऑपरेट्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, SA5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है वह सिंपली मेजर पेनाल्टी को इंडिकेट करता है, बड़ी शास्ति को। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें माइनर पेनाल्टी तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11 का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, SOP इन फाइनेंस मैटर्स इज कॉल्ड एज। SOP जो फाइनेंस मैटर्स में संबंधित रखता है उसे हम किस तौर पर जानते हैं? तो इससे हम मेनली MSOP के तौर पर जानते हैं, मॉड्यूल शेड्यूल्स ऑफ पावर्स, जिसे 2018 के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं MSOP को। पार्ट ए के अंतर्गत सिंपली वर्क्स से रिगार्डिंग रखा गया है, जो कि पार्ट बी के अंतर्गत मेडिकल से रिलेटेड है। पार्ट सी के अंतर्गत मिसलेनियस को इंडिकेट करता है। पार्ट डी में स्टोर्स से रिलेटेड है। पार्ट ई के अंतर्गत कमर्शियल को इंडिकेट करता है, जबकि पार्ट एफ के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट गैजेटेड और नॉन गैजेटेड को, जबकि क्लास जो पार्ट जी के अंतर्गत सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विथ रेलवे इन बायोटॉयलेट्स। बायोटॉयलेट्स में जो हमारा रेलवे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो संबंधित रखा गया है वो DRDO यहाँ पर रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डज नॉट रिक्वायर एन एनरूट वैगन डिटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिफेक्ट्स
इन रूट के अंतर्गत वैगन डिटैचमेंट्स का रिक्वायर्स करता है, जरूरत होता है इसमें। तो सिंपली हम बात करें, जब भी हमारा फ्लैट टायर जिसका लिमिट यहाँ पर देखिए वैगन के लिए पूछा गया, जब हमारा फ्लैट टायर का लिमिट 60 mm से एक्सीड करेगा तो हम उस केस में हमारा वैगन का डिटैचमेंट करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी 75 mm दिया गया है, तो इस केस में हमारा वैगन डिटैचमेंट हो सकता है। हॉट एक्सेल में भी हमारा वैगन डिटैचमेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर वैगन बॉडी डैमेज है और डिस्ट्रोटेड है, फैला हुआ है, तो उस केस में भी हमारा वैगन डिटैचमेंट हो सकता है। जबकि ब्रेक सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, विद इन लिमिट है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर इन रूट में विद इन लिमिट अगर होता है, अगर ब्रेक सिस्टम आइसोलेटेड, तो उस केस में हम अलाउ कर सकते हैं। यहाँ चूँकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि लिमिट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्रेक सिस्टम आइसोलेटेड के केस में हम वैगन डिटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, Which of the following machinery is not required for maintenance of LHB कोच इन डिपोट्स। डिपोट्स में LHB कोच के मेंटेनेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का रिक्वायरमेंट होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉट रिक्वायर्ड की बात यहाँ पर किया गया है। तो इसमें हम बात करें अगर, तो पिट व्हील लेथ्स का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, बिटिंग्स जैक्स का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, ईओटी क्रेन का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है, जबकि मैनिपुलेटर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज इन आवर डिवीजन। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए, एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया है वह सालेम डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए हैं। तो इस डिवीजन के अंतर्गत कौन सा स्टेशन 4 ऑप्शन में से मौजूद है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत होंगे, मदुरई, ऑलरेडी मदुरई डिवीजन, दिल्ली जो है वह दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पर मेन स्टेशन के तौर पर होंगे। लेकिन यहाँ पर ई रोड दिया गया है, ई रोड जिसके लिए स्टेशन कोड जो होता है वो ईडी से इंडिकेट हम करते हैं, जो कि सालेम डिवीजन का यहाँ पर स्टेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द थर्ड एंट्री लेवल एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी इज। हिंदी के थर्ड लेवल एंट्री लेवल एग्जामिनेशन जो है वह सिंपली प्राग है। पहला परवीन है, प्रबोध है, प्रबोध के बाद परवीन, और लास्ट जो होता है वह प्राग होता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राग, जो कि थर्ड लेवल एंट्री लेवल एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ TOLIC मीटिंग। TOLIC मीटिंग का यहाँ पर आवधिकता पूछा गया है, कितने अंतराल पर इसके मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। TOLIC मेनली जो होता है वह टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होता है, जिसका अगर बात करें मीटिंग की इंटरवल का, तो 0-6 मंथ्स के अंतराल पर इनका मीटिंग करवाए जाते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ऑफ दैट सिटी। जिस सिटी में इसका मीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उस सिटी का सबसे सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1 in 6 month। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वह प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब फॉल अंडर विच कैटेगरी अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अंतर्गत जो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब है वो कौन से कैटेगरी रीजन्स के अंतर्गत फॉल्स करेंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है इसके अंतर्गत इंडिया को 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स के अंतर्गत, जिसमें जो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जो आते हैं वह बी रीजन्स के अंतर्गत आते हैं, बी रीजन्स के अंतर्गत। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यूनियन टेरेटरी जो बी रीजन के अंतर्गत आते हैं, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दादर और नागर हवेली जो है यूनियन टेरेटरी, उसे भी बी रीजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज पर एनुअल प्रोग्राम कौन तैयार करता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा यह प्रोग्राम प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट के पर? यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स हिंदी एग्जामिनेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है? तो यह जो हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वह सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डिड एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। यहाँ पर पूछा गया किसी कर्मचारी को कब हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हुआ माना जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है एक्वायर्ड नॉलेज हिंदी का। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में बताया गया है, इफ पास द मैट्रिकुलेशन और एन इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज एन वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई एम्प्लॉयज मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट या हायर एग्जामिनेशन में हिंदी के साथ एक सब्जेक्ट रूप में अगर वो पास आउट कर जाता है तो उसे एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज हिंदी का माना जाएगा। तो यह स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो इफ फास्ट प्राग एग्जामिनेशन कंडक्टेड अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हेन सो स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट एनी लोअर एग्जामिनेशन अंडर डैश स्कीम। यहाँ पर बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें एम्प्लॉयज प्राग एग्जामिनेशंस वो पास आउट कर गया हो, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेसिफिक रूप से कोई पार्टिकुलर कैटेगरी पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स लेते हैं उसमें वह पास कर गया हो, तो उस केस में भी उसे हिंदी का एक्वायर नॉलेज माना जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो इफ पासेज एनी अदर एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन डेट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी स्पेसिफाइड एनी अदर एग्जामिनेशन जो कि हिंदी पर आधारित हो वह पास कर गया हो, तो उस केस में भी उसे वर्किंग हिंदी का एक्वायर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें लास्ट प्रश्न का, तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड स्टेट्स। नागालैंड स्टेट्स का यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो नागालैंड स्टेट्स का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इंग्लिश को रखा गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को ही शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।